तो चलिए अब बिना देर की वो शुरुआत करते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर की। ठीक है, तो विद्युत आवेश को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए। ठीक है, कोई भी चीज़ में अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर बताइएगा, मैं उसे अगली वीडियो में एकदम सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो क्या है वैद्युत आवेश? पदार्थ का वह मौलिक गुण है। क्या गुण है? वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित या अनुभव करती हैं। यानी इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हैं कि ये एक पदार्थ है। क्या है? एक पदार्थ। ठीक है, अब ये क्या है? एक पदार्थ, यानी कि इस पदार्थ के अंदर एक ऐसा जो मौलिक गुण पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, वस्तुएं बल आरोपित करते हैं या अनुभव करती हैं। जैसे हम इस वस्तु को उठाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होता है, बल का अनुभव होता है कि हमारा, जैसे हम कोई पत्थर उठा रहे हैं तो पत्थर क्या होगा, हमें उसमें वजन मालूम पड़ेगा, यानी कि द्रव्यमान पता चलेगा कि इसके अंदर द्रव्यमान पाया जा रहा है ना। तो जब द्रव्यमान पाया जा रहा है यानी जो पत्थर है वो अपने अंदर बल आरोपित कर रहा है ना, तो उस चीज़ को ही हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। अब वैद्युत आवेश क्या होता है इसका समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये तो द्रव्यमान की बात हो गई। अब द्रव्यमान से ही बन जाता है हमारा आवेश। क्या बन जाता है? आवेश। कैसे? यहाँ पर है हमारा द्रव्यमान। ठीक है, जैसे ही हमने देखा कि हाँ इसमें द्रव्यमान पाया जा रहा है और द्रव्यमान से बनता है हमारा क्या? आवेश। यानी ये तो बात क्लियर है कि द्रव्यमान से ही पदार्थ में आवेश की उत्पत्ति होती है। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं क्या कि Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी, यानी Q बराबर होता है धारा गुणित समय। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। और इसकी विमा क्या हो जाती है, तो धारा की मात्रा क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर का लेते हैं हम लोग A। क्या लेते हैं? A। और समय का लेते हैं हम लोग T। तो AT इसकी क्या हो जाती है? विमा। और मात्रक तो आप जानते ही हैं, एम्पियर गुणित क्या? सेकंड हो जाएगा। एम्पियर गुणित सेकंड। ठीक है, अब जो आवेश का एसआई मात्रक होता है वो होता है, हमेशा याद रखना, कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम। ठीक है, और जो आवेश का जो सबसे छोटा कण होता है ना, उसका जो मूल आवेश होता है, यानी किसी भी चीज़ का मूल कण तो होता ही है, और आवेश का जो सबसे छोटा आवेश है, मतलब सबसे छोटा आवेश कह लो, तो उसका जो मूल कण है वो मूल कण होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। आवेश का मूल कण क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके मात्रक की बात करें तो छोटे के लिए फ्रैंकलिन और बड़े के लिए फैराडे का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको समझना बड़ा ज़रूरी था, इसे यहाँ पर स्पष्ट कर दिया आपको। ठीक है, तो अब आप चाहें तो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो ये PDF बिल्कुल फ्री मिलेंगे आपको टेलीग्राम पर। ठीक है, ये नोट्स हैं बिल्कुल फ्री मिलेंगे आपको। उसके बाद आवेश के बारे में जान लिया कि क्या होता है आवेश। ठीक है, आवेश पदार्थ का एक मौलिक गुण है। क्या है? वस्तुओं का जो है मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं क्या करती हैं? वैद्युत बल आरोपित करती हैं। इसकी विमा भी जान ली हम लोगों ने, है ना, और उसका मूल आवेश भी जान लिया। द्रव्यमान, और आवेश आया कहाँ से? वो द्रव्यमान से आया है, ये भी जान लिया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी आवेश के गुण की। ठीक है, आवेश के कुछ गुण हैं, इनको भी जान लेते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर समझिए एकदम आराम से, बिल्कुल सुकून से समझिएगा, कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा है आवेश के गुण में कि सबसे पहले आवेश में क्या होता है कि आवेश जो एक राशि है वो अदिश राशि है। क्या राशि है? अदिश राशि है। अच्छा, अगर आपको यही नहीं पता कि सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर है, एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि, तो इस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो अभी आप समझिए कि आवेश का एक गुण है जिसमें आवेश क्या है? एक अदिश राशि है।
और समान प्रतिकर्षण की राशि है। कैसी? समान प्रतिकर्षण की। और तीसरी है विपरीत आवेश। चौथी है क्या? क्वांटीकृत और संरक्षित रहता है। ये आवेश मतलब किसी पदार्थ में संरक्षित रहता है, ये खत्म नहीं होता है। ठीक है, चाल पर निर्भर नहीं करता, यानी कि आवेश को हम लोग कहीं पर उठा के ले जाएंगे तो उसका जो गुण है वो कम नहीं होगा। यानी किसी वस्तु को हम कहीं पर ले जा के रख दें तो उसका द्रव्यमान कभी कम होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, द्रव्यमान तो कम होता है, लेकिन आवेश कम नहीं होता है। कभी कभार हम लोग देखते हैं किसी गीली लकड़ी को हम लोग कहीं पर किसी भी पत्थर को हम लोग ले जाते हैं, ठीक है, तो उसको जैसे गीला है वो तो ज़्यादा वजन रहता है उसमें, और कहीं बाहर वह सूख जाता है तो कम वजन रहता है। तो द्रव्यमान घट बढ़ सकता है लेकिन आवेश उतना ही रहता है। ठीक है, यह चाल पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए, विपरीत आवेश आकर्षण का क्या मतलब है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझे नहीं होंगे कि विपरीत आवेश आकर्षण का मतलब क्या है। तो देखिए, आवेश दो होते हैं, एक होता है धनावेशित, एक होता है ऋणावेशित। ठीक है, तो हमारा धनावेशित होगा प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर धनावेशित है और एक ऋणावेशित है तो क्या होगा, एक दोनों की तरफ आकर्षित होंगे। कैसे होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और अगर धनावेशित है और एक और धनावेशित है तो कैसे होंगे? विपरीत दिशा में, एक से दूसरी की तरफ, मतलब आपस में मिलेंगे नहीं बल्कि विपरीत दिशा में भागेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, विपरीत आवेश एंड आकर्षण। ठीक है, और क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत का मतलब होता है, वो नीचे अभी समझाऊंगा अच्छी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है, क्वांटीकृत कैसे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि अगर हमारे ऋणावेशित और ऋणावेशित दोनों यानी कि ऋण आवेशित हैं तो भी हमारे विपरीत प्रकृति पर ही निर्भर करेंगे। ठीक है, अब आवेश का सिद्धांत होता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या होता है यहाँ पर जरा देख लीजिए, बेसिक सी बातें हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए कि क्या है। अगर प्रोटॉन, जैसे कि प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, क्या है? प्रोटॉन ज़्यादा है, यानी जिस तरफ मुँह खुला है ना ब्रैकेट का, उस तरफ ध्यान से देखिए कि वो ज़्यादा है और जिस तरफ बंद है वो कम है। ठीक है, प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है तो धनावेशित वस्तु होगी, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन कम है तो ऋणावेशित होगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं तो हमारी क्या होगा? उदासीन होगा। और हमेशा याद रखिए कि एक कूलाम की जो वैल्यू होती है ना, एक कूलाम की जो वैल्यू होती है वो होती है 3×10⁻9 ESU। अब ESU क्या है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, और अब बात करते हैं हम लोग कि आवेश की प्रक्रिया। तो आवेश कैसे उत्पन्न होता है? तो दो प्रकार से आवेश उत्पन्न होता है। एक तो होता है घर्षण द्वारा, यानी कि घर्षणने के द्वारा, यानी जैसे हम दोनों हाथों को मिला करके एकदम घिसते हैं आपस में तो आवेश की उत्पत्ति होती है। या फिर एग्जाम्पल आप ऐसे, आप घर्षण द्वारा आवेश आप खुद भी मज़े में उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। एक पेन लीजिए आप, है ना, एक पेन लीजिए कोई भी, और उसको बालों में घिटिए, सर के बालों में घिटिए आप आराम से, और फिर आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लीजिए और देखिएगा कि जो कागज़ के टुकड़े होंगे ना वो पेन में एकदम चिपकने से लगेंगे, एकदम मिलने लगेंगे पेन में, क्योंकि उसमें घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न हो चुका होगा। अब चालन द्वारा, इसमें चालन के द्वारा होता है वो भी समझेंगे, है ना। आवेश की क्वांटम प्रकृति, अब आगे समझते हैं कि आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन स्पष्ट लिखी हुई है, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, यानी आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है। तो देखिए, किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, फार्मूले को जैसे ही आप देखेंगे वैसे ही आप समझ जाएंगे।
इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्यू प्लस माइनस क्यू बराबर प्लस माइनस का एन। क्या होता है यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ क्यू बराबर प्लस माइनस का एन, ये होता है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ था, जरा डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर, यानी किसी आवेशित वस्तु या कण पर आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसका? मूल आवेश का पूर्ण गुणज। यानी देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी आवेशित वस्तु, ठीक है, यहाँ पर इससे रख दिया, रुकना, आवेशित वस्तु यानी कोई भी आवेशित वस्तु की बात कर रहा है, समझना, एकदम सुकून से समझना। या कण पर आवेश का जो मान है वो कितना होता है, मूल आवेश, यानी जो इनका मान है, इनका जो मान है वो गुणज होता है। किसका? मूल आवेश का। देखो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो आवेश दिया हुआ है ये क्या है, यहाँ पर तो आवेश के कण का मान है, क्या है, यानी आवेशित वस्तु का मान है, या कह लो कि आवेश का मान है, और ये मूल आवेश का पूर्ण गुणज है, यानी ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही मूल आवेश होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ा था ना हम लोगों ने, यहाँ कहाँ पर पढ़ा था, उस तरफ पढ़ा था। देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं, ये देखिए मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आवेश का मूल कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप समझ गए, आप बिल्कुल क्लियर हो गया, तो यही चीज़। उसके बाद इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। क्वांटम शब्द कहाँ से आया ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है। तो ये क्वांटा से आया, कहाँ से आया, क्वांटा से, जो एक बंडल है। बंडल का मतलब समझ सकते हैं पैकेज, जैसे पार्ले जी बिस्कुट का एकदम बंडल आता है, पूरा पैकेट आता है, इसी प्रकार से आवेश मतलब कभी खुला नहीं होगा, पैकेट में होगा, बंडल में, ठीक है। ये उसकी प्रकृति है, ठीक है। तो इसको जो है पेन को बैठा देता हूँ, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना आपको PDF मिल जाएंगे, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मैंने मिटा दिया, अब आप चाहें तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। मेरे ख्याल से तो आपने ले लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब समझते हैं एकदम बेसिक से। पहले इसको जरा सही कर लेता हूँ। चलिए एक मिनट, इसको थोड़ा बिगाड़ देता हूँ सही तरीके से, ये बिगड़ा नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बिगाड़ ही देता हूँ इसको, ये अब ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ते हैं कूलाम के नियम की तरफ। कूलाम्स लॉ, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कूलाम्स लॉ, ठीक है। कूलाम्स लॉ को समझ लेते हैं। आ जाइए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, जल्दी से ध्यान दीजिए। क्या है कूलाम्स लॉ? तो देखिए क्या कहता है कूलाम का लॉ हमारे पास, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण। अब देखिए इतनी लाइन को पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी दो स्थिर बिंदु, ठीक है, दो स्थिर बिंदु यानी वो स्थापित हैं, कहीं जा नहीं रहे, यहीं पर हैं स्थित। स्थित बिंदु आवेश यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, एक प्रोटॉन है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लीजिए कि एक हमारा है कैसा प्लस का, एक है हमारा आवेश माइनस का, एक धन आवेशित एक ऋण आवेशित, ठीक है। दो आवेशों के बीच यानी यहाँ पर लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, यानी कि अगर ये ऋणावेशित और धनावेशित हैं तो हमारे बीच में किसका बल लगेगा, मतलब आवेशों के बीच में लगने वाला बल कौन सा होगा, आकर्षण। और अगर दोनों हमारे ऋणावेशित या धनावेशित है तो कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण। यानी ये दोनों के बारे में बात कर रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के, यानी जो दोनों आवेश है ना उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करती है। अब देखिए सबसे पहले कंडीशन में क्या कहा है जरा समझना, कि दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, ठीक है। तो दोनों आवेश को अगर हम लोग परिमाण लेंगे तो उसके किसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, जो कि यहाँ पर स्पष्टली लिख दिया गया है, ठीक है। यानी कि दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, F और व्युत्क्रमानुपाती 1/r², यानी बीच की दूरी को क्या, दूरी को क्या मान लेते हैं हम लोग, क्या, r, क्या मान लेते हैं ये दूरी को, r, और इसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। बीच की दूरी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करती है। किसके अनुदिश कार्य करती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, है ना, दोनों आवेश को जो मिलाने वाली रेखा है उसके अनुदिश कार्य करती है। और यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई और ई, और जो नीचे जो गोला सा बना हुआ है यहाँ पर ये होता है एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, भूलना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग क्यों किया गया, ये हमारा कूलाम का नियम है, ठीक है। इसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप समझिए, ये चीज़ आपने समझ ली अच्छी तरीके से। तो उसके बाद ये चीज़ आप बड़ा नीचे ध्यान समझिए कि हमने क्या किया है, उन्होंने किया है, कूलाम जी ने किया है कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 को देखा, ये हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2, क्या किया, ये जो बल होता है F, क्या होता है, F होता है बल, क्या होता है, बल, और आवेश है Q1, Q2, ठीक है। परिमाण का गुणनफल हुआ, ठीक है, और नीचे दूरी का स्क्वायर है। अब जब हमारा ये जो चिन्ह है, ये जो हमारे पास चिन्ह है, किसका चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मिक्स हो चुका है। तो इनका जो चिन्ह हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, समीकरण और 1 और 2 से देखा कि ये चिन्ह हटाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग हो जाता है। यानी इसे हटाने के लिए कूलाम जी ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग किया। अब होता क्या है समझना बड़ा गौर से, डरने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, आइए देखते हैं।
ये बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बेसिक बात है, लेकिन बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। बहुत सारे बच्चे तो इसको पढ़ते ही नहीं हैं, बल्कि ये मतलब पहले तो कठिन लगता है लेकिन वाकई ये बहुत सरल है। अभी देखिए यहाँ पर समझते हैं एकदम बेसिक से। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा जो कि ये फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें निकालना है आवेश। क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब ये बहुत ही बेसिक बात है कि हम लोग सबसे पहले आर स्क्वायर को ले जाएंगे भैया इस तरफ, यहाँ पर। बिल्कुल ध्यान से देखना, एकदम कन्फ्यूजन मत होना भाई, कन्फ्यूजन हो गए तो पूरा मामला गड़बड़। तो एफ के नीचे आ गया हमारा क्या, आर स्क्वायर। समझना, बेसिक से समझना, सुकून से एकदम। उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब कैसे नहीं हुआ, देखो इसको इस तरफ ले गए, बिल्कुल ले गए, ठीक है। अरे सॉरी, इसको इस तरफ नहीं ले जाना, गलत हो गया, गलत हो गया बेटा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ एफ के नीचे ले जाना है इसको, किसको ले जाना है, एक मिनट, यहाँ पर, हाँ जी। जैसे ही आप ले जाएंगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखना आप, ध्यान से बिल्कुल। जैसे ही आप इसको यहाँ पर ले गए तो क्या हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ आप जिसके लिए भूले नहीं। जैसे मान लीजिए एफ बटे में आ गया आपका क्या, Q1 Q2, यही तो होगा, समझना बेसिक से। उसके बाद ये जो आर स्क्वायर है, ये जो आर स्क्वायर है, ये चला गया आपका कहाँ पर, ये चला गया आपका ऊपर की ओर, ठीक है। ये Q1 Q2 चला गया नीचे, और आर स्क्वायर चला गया कहाँ पर, ऊपर। आर स्क्वायर चला गया यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर रखो अपनी बात को। उसके बाद जो 1/ε0 है, इसको ले आए हम लोग इस तरफ, यानी इक्वल के लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लेफ्ट साइड लेके आए तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, किसकी वैल्यू रख देते हैं, 1/4πε0 की हम लोग क्या रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻9, जो कि नीचे स्पष्ट लिखी हुई है। तो इसकी वैल्यू हमने रखी 9 × 10⁻9, बिल्कुल सुकून से समझना। अब इस तरफ वैसे देखा जाए तो बचा यहाँ पर 0, क्या बचा, 0। लेकिन हमें एक मान निकालना होता है, क्या निकालना होता है, एक मान निकालना होता है। उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं के का। हमें एक इसके हिसाब से इनका एक फॉर्मूला बनता है कूलाम जी का, जो के कहलाता है। के हमारा आंसर आता है। वो किसका आवेश होता है, वो सॉरी किसका आवेश निकलता है, किसका, बोलो बोलो, क्या हुआ, आपका कमेंट नहीं आ रहा। ये चीज़ आपने पढ़ चुकी है फिर भी नहीं बता पा रहे, अरे बहुत गलत बात है। पहले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है आपको कि ये जो के का मान होता है, ये कूलाम का नियम है, और ये जो है हमें बताता है कि दोनों आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझना आपको बड़ा ज़रूरी है, ध्यान रखना। अभी देखो फॉर्मूला क्या आपका समझ में नहीं आया होगा, क्या हुआ यहाँ पर, पूरी गौर से समझना, एकदम ध्यान से। अभी आपकी स्क्रीन से नजरें हटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा बिगाड़ देते हैं, ध्यान से समझना एकदम, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए के तो हमारा स्पष्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है।
उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको एज इट इज़ रख दी गई है ऊपर से नीचे उतार कर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो एफ है, जो एफ का हमारा मात्रक होता है वो क्या होता है, बताइए जरा जल्दी से बताइए। बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, जिसको एन रखा गया है यहाँ पर। क्लियर होता जा रहा है कि नहीं, बोलिए बच्चों, कमेंट बताइए जल्दी से। एन आ गया। उसके बाद आर स्क्वायर, क्या, दूरी का मात्रक क्या होता है, यानी किसी भी हमें जैसे लंबाई को नापते हैं, ठीक है, तो उसको किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में तो नापते हैं, सॉरी मीटर में तो नापते हैं, बोलो ना। जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, किसी भी दूरी को हमें नापना होता है तो मीटर में नापते हैं। और अगर डबल मीटर हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बोलो, मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और ये डॉट क्यों लगा हुआ है, डॉट इंटू का साइन है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके। उसके बाद ये नीचे समझ गए होगे, क्या, Q1 Q2, अभी बताया क्यों, क्या, आवेश, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, क्या है भाई, कूलाम, ठीक है। तो और Q1 इंटू Q2, आवेश गुणे आवेश क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर, समझ रहे हो ना। ये छोटी सी डेफिनेशन आपका दिमाग ख़राब कर सकती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसका अभ्यास आपको एकदम पानी की तरह लगेगा। कैसे लगेगा, पानी की तरह। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से एकदम रिवाइज करिए और समझिए। भाई आप, बोला जाए तो फिजिक्स के गहराई में जा रहे हैं, समझ रहे ना। तो ये जो पहला चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हल्का फुल्का, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए, आपको लगे कि हाँ सर हम ये कर सकते हैं भाई, ये हम कर सकते हैं। चलिए पहला न्यूमेरिकल एकदम प्यारा सा है, कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं लेके आया आपके लिए। क्या है कि किसी चालक पर, समझना बेटा, किसी चालक पर, ठीक है भाई, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, क्या है, अधिकता। चालक आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। हम लोग सबसे पहले एकदम सेट करके लाया हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, जो भी मान हमें दिया है उसको पहले लिख देंगे। हमें दिया है किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, क्या है, अधिकता, यानी इलेक्ट्रॉन का मान हमें दिया हुआ है कि n बराबर है 500, कितना, 500, इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है। अब निकालना क्या है, चालक आवेश का मान, यानी आवेश का मान निकालना, यानी Q का मान निकालना है, समझ रहे हो ना, तथा प्रकृति बतानी है। तो याद रखना कि कभी भी अधिकता या कमी या आवेश की गणना की बात करें तो हमेशा Q बराबर प्लस माइनस NE वाला फॉर्मूला लगेगा, हमेशा, ठीक है, हमेशा। छोटा सा न्यूमेरिकल है, एकदम ध्यान से समझ में आ जाएगा आपको। तो जैसे ही हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, समझना ज़रा। तो Q बराबर NE, Q बराबर, हमें N का मान दिया हुआ था, ठीक है, हमें N का मान दिया था कितना, 500, कितना दिया था, 500, तो गुणे, और E, इलेक्ट्रॉन का मान हमें पता होता है, अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए कि 1.6 गुणे 10 की घात -19, हमेशा याद रखना, हमेशा इस चीज़ को ज़रा नोट डाउन कर लेना। अगर आपने अभी तक ये नहीं जाना है तो 1.6 गुणे 10 की घात -19, तुरंत नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, तुरंत, ठीक है। 1.6 गुणे 10 की घात -19, ये होता है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो अभी बताया था ना, मूल आवेश का मान कितना, 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग हटाएंगे, इसको जैसे ही हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 10 से गुणा हो जाएगा,
नीचे 10 से गुणा हो जाएगा। और जब 10 इसे काटे पीटे करेंगे तो 0 से ये वाला 0 आपका स्पष्टली चला जाएगा। अब 16 का 5 से 50 से गुणा कर दो, ठीक है, तो 16 पंचे 80, 800 आ जाएगा हमारा आंसर। और गुणे 10 की घात -19 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जो नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 800 गुणे 10 की घात -19 हमारा प्यारा सा ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं? आइए अब देखते हैं आगे। इसको इरेज कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, क्योंकि आज जो है आपका बेसिक था, यानी बेस तैयार होगा तभी तो हम लोगों का पढ़ना अच्छा सा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एकदम क्लास अच्छी लगी हो, तो क्या करना है, सबसे पहले लाइक कर देना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसमें कोई ज़ोर जबरदस्ती नहीं है। और अगर आप ऐसे निरंतर पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको वाकई दिल से अच्छा लगा तो एक बच्चे को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आपको डाउट कौन सा है ना, किस चीज़ में डाउट है, उसका मैं मतलब बेसिक वीडियो एक बार दोबारा से बना दूँगा, ठीक है। और रिप्लाई तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।